हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। बेटा लास्ट क्लास में शुरू किया था हमने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। उसकी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अलावा रूरल एरियाज में फार्मर्स को, वहां की पॉपुलेशन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते। तो हमने दो चैलेंजेस पढ़े। सबसे पहला लिंगरिंग चैलेंजेस, उसके अलावा इमर्जिंग चैलेंजेस आज हमने पढ़े। लिंगरिंग चैलेंजेस क्या थे जो पुराने समय से चलते आ रहे? रूरल क्रेडिट का चैलेंज और रूरल मार्केटिंग का चैलेंज, ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। और आज हम पढ़ रहे हैं इमर्जिंग चैलेंजेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे इमर्जिंग चैलेंजेस, जो अब नए चैलेंजेस आ गए हैं मार्केट में। जैसे कि देखो बेटा, एग्रीकल्चर जो होता है वो सीजनल ऑक्यूपेशन है। कुछ महीने काम है, कुछ महीने काम नहीं है। अब कुछ महीने जब काम नहीं होता तो फार्मर्स क्या करें? फार्मर्स अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकता है, सोचिए। फार्मर क्रॉप के अलावा कुछ अदर एक्टिविटी कर सकता है, या फिर वो क्रॉप ही करना चाहता है तो सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए आप सिर्फ वीट उगाते हैं या राइस उगाते हैं, आपको लग रहा है कि वीट के प्राइस मार्केट में ड्रॉप हो जाएंगे, आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तो आपकी इनकम तो कम हो गई, आपको लॉस हो गया। तो आप क्या करें? आप सिंगल क्रॉपिंग की जगह अगर मल्टी क्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारी क्रॉप के प्राइस एक साथ फॉल हो जाएंगे। सारी क्रॉप के प्राइस मार्केट में एक साथ ड्रॉप तो होंगे नहीं। तो इसलिए आप अगर एक क्रॉप में अगर आपको फेलियर होगा तो सेकंड क्रॉप आपको इनकम दे सकती है। इसलिए आप सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इमर्जिंग चैलेंज में सबसे पहला चैलेंज यही है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन किया कैसे जाए। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से हो सकता है। सबसे पहले ये सुनो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? एग्रीकल्चर को बढ़ाना, एक्सपैंड करना, सिर्फ क्रॉप को नहीं बल्कि अदर रिलेटेड एक्टिविटीज को आप बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग, मतलब कि आप क्रॉप प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर लो, या फिर क्रॉप के अलावा अदर एक्टिविटी शुरू कर दो जिससे आपकी इनकम सप्लीमेंट हो जाए। तो शुरू करते हैं। इमर्जिंग चैलेंज के अंदर सबसे पहला चैलेंज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान से सुनना बेटा। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? यही कि अगर आप सिंगल ग्रुपिंग करते हैं आपको लॉस ना हो, अगर प्राइस ड्रॉप हो जाए तो आप अपना सेकंड ऑप्शन लेके चलो। हर इंसान लाइफ में सेकंड ऑप्शन लेके चलता है, अगर एक फेल हो गया दूसरा काम आएगा। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है क्या? एक बार डेफिनेशन सुन लो, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, agriculture diversification refers to reallocation of farm productive resources into new activity or crop, reduce market risk because price of all the crop may not drop at the same time. If one crop fetches low revenue, the other may fetch high. भाई वीट के प्राइस कम हो गए, राइस बढ़ा देगा आपकी इनकम को। तो इसलिए आप सिंगल क्रॉपिंग के बजाय मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मार्केट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। Does diversification help stabilization of farm income by lowering the market risk? Diversification दो तरीके से होता है। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटीज, जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब आप कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये होता क्या है डिटेल में। उसके बाद पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी सेकंड नंबर। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? सुनिएगा ध्यान से। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। अगर एक फार्मर सिर्फ एक क्रॉप पे डिपेंड है तो उससे उसको रिस्क है। अगर उसका प्राइस मार्केट में ड्रॉप हो गया या मॉनसून फेलियर हो गया तो वो क्या करेगा? उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए सेकंड क्रॉप का ऑप्शन फार्मर को रखना चाहिए, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे जाना चाहिए। आज के समय में यही करना चाहिए, पहले वाला जमाना नहीं है सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला।
आज कमर्शियल फार्मिंग का जमाना है, तो एक क्रॉप से काम नहीं चलेगा, कई क्रॉप करनी पड़ेंगी आपको. इट इंप्लाइज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. इन इंडिया, वेयर एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. डाइवर्सिफिकेशन वुड मीन अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. अगर आपको मार्केट में बेचना है, बिजनेस करना है, तो एक क्रॉप से काम नहीं चलेगा, आपको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स करनी पड़ेगी. It would mean choice of cropping pattern in accordance with the price structure. या तो आप प्राइस के हिसाब से फार्मिंग कर सकते हैं, किसका प्राइस ज्यादा है वो कर लेते हैं, किसका प्राइस इस सीजन में ज्यादा होता है वो क्रॉप कर सकते हैं, या फिर मॉनसून के हिसाब से आप क्रॉप चेंज कर सकते हैं. दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं ताकि मार्केट रिस्क कम हो जाए. बेटा, मार्केट रिस्क दो चीजों की वजह से होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन और मॉनसून फेलियर. दोनों को अवॉइड करना है तो आप उस हिसाब से चूज करो आपको कौन सी क्रॉपिंग करनी, कौन सी क्रॉप कब सूट करती है आपको, तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमाइज द मार्केट रिस्क. दूसरा, इन एरियाज वेयर सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्टिल डोमिनेट्स, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है वहां पे ताकि आपकी इनकम सप्लीमेंट हो. समझ में आ रहा है बेटा, आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते. ये था क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन. उसके अलावा अगर कोई फार्मर मल्टी क्रॉपिंग नहीं करना चाहता तो वो अदर एक्टिविटी कर सकता है. वो क्या है सुनिएगा ध्यान से. सेकंड नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. चलिए, इट इंप्लाइज शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन. इट raises the income as well as stabilize it. Finding sustainable livelihood away from crop farming become all the more significant in view of the fact that crop farming sector is overburdened. Following section discuss some important non-farm areas production for the rural population. तो बेटा यहां ये कहना चाह रहा है कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा सूट करती हैं आज, क्योंकि क्रॉप फार्मिंग जो है वो ओवरबर्डन हो चुकी है, सब लोग फार्मिंग कर रहे हैं. इसलिए हम अदर एक्टिविटी पे ध्यान दे सकते हैं. अदर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि क्रॉप के अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं इसको, फिशरी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, या फिर स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो. गांव के अंदर हर जगह खुल सकती है इंडस्ट्रीज. सबसे पहले बात करेंगे हम इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर. सुनना ध्यान से. एग्रीकल्चर के अलावा फाइंडिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड is an important emerging challenge of the rural development. Following are some notable options of employment outside agriculture. सबसे पहला हमारे सामने आता है animal husbandry, also called livestock farming. Animal husbandry is an important area of employment in India, different from crop farming, also called livestock farming. Poultry, cattle, goat, sheep are important components of livestock in India. Poultry accounts for 42%, cattle 25%, and goat and sheep nearly 20% of share in total livestock in India. देखो बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग सबको पता है क्या होता है, कैटल फार्मिंग सबको पता है क्या होता है. इनसे एक फायदा और भी है. अगर मैं कैटल फार्मिंग की बात करूं तो आप डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि मिल्क, बफेलो और काउ से, उससे आपकी इनकम बढ़ सकती है. उसके अलावा बेटा, डेयरी प्रोडक्शन से याद आया कि इंडिया में ऑपरेशन फ्लड आया था 1970 में. इसको काट के आप 1970 करना बेटा. 1966 में तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, 1970 में आया ऑपरेशन फ्लड. मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, रिकॉर्ड टूट गया था. क्या था सुनेंगे ध्यान से. इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव. जब बहुत सारे डेयरी प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोसाइटी बनाई, मिल्क कोऑपरेटिव बनाए, दिस सिस्टम रिक्वायर्स द मेंबर फार्मर्स टू पूल देयर प्रोड्यूस ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल. एक साथ जाके सेल किया, बार्गेनिंग पावर बढ़ गई. पूलिंग इंक्रीज क्वांटम ऑफ सेल एंड देयर इंक्रीज बार्गेनिंग पावर. पूलिंग, पूलिंग मतलब समझते हो, इकट्ठा होकर बेचना. पूलिंग ऑल्सो मेक ग्रेडिंग प्रोसेसिंग इजी हो गया उनके लिए. मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया हैव देयर एपिसेंटर इन गुजरात. गुजरात में सबसे पहले शुरू हुआ. ओवर द लास्ट 30 years the cooperatives have recorded a wonderful progress, significantly contributing to fourfold rise in the production of milk. It has proved that it is an important non-farm production of income generation in the rural areas. तो उसके अलावा अगर बात करूं मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग की, तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो क्रॉप फार्मिंग के साथ सूट करती है. क्रॉप भी कर लो, लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कर लो, कर सकते हैं आप, उससे आपकी इनकम सप्लीमेंट हो सकती है.
Livestock farming in India is an important source of employment for the women. Presently, animal husbandry is a source of alternative employment to nearly 7 lakh small farmers in the countryside. ये था आपका लाइवस्टॉक फार्मिंग। उसके अलावा बेटा लाइवस्टॉक फार्मिंग जो है वो भी प्रॉब्लम से फ्री नहीं है। In terms of its size, our livestock population is perhaps largest in the world, but in terms of quality, we are far behind from developed countries in the world. Two principal problem of livestock farming are, सबसे पहली low productivity, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। दूसरा वेटरनरी केयर नहीं है, डॉक्टर्स, एनिमल के डॉक्टर्स, कोई डिसीज अगर हो जाए तो कंट्रोल हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में आती है। तो दीज नीड्स टू बी अर्जेंटली एड्रेस्ड। ये था आपका लाइवस्टॉक फार्म। उसके अलावा आप अदर एक्टिविटीज के अंदर फिशरीज कर सकते हैं। देखो फिशरी वहां पॉसिबल है जहां पे वाटर बॉडीज हैं। तो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु are the principal states in India where fishing is an important source of livelihood. The fishing community in India depend almost equally on inland source and marine source. Inland क्या होता है? Rivers हो गए, छोटी मोटी ponds हो गए, उसके अलावा marine source कैसी? So inland source include rivers, lakes, ponds. Marine source includes seas and oceans. Together, these resources are called water bodies, which are regarded as provided by fishing communities. But fishing community continue to be one of the most backward community in the country. भी आप ध्यान रखिए, big challenge है। तो गवर्नमेंट को इनके लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बोट्स चाहिए होती हैं, क्रेडिट चाहिए होता है जो आज अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी मेजर्स लेने चाहिए। ये भी एक चैलेंज है बेटा, इमर्जिंग चैलेंज। फार्मर्स जो लोग हैं एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। अब ये क्या होता है सुनिए ध्यान से, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज अनदर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। It is more like diversification of crop production rather than a source of employment different from the crop farming. ज्यादातर इसको लोग crop farming ही बोलते हैं। Horticulture crops include fruits, vegetables, flowers. Over time, there has been a substantial increase in rural under areas horticulture. Presently, India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. We are emerging as a leading producer of mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts and variety of spices. ये आप ध्यान रखें। High crop productivity led to golden revolution. इंडिया में इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से गोल्डन रेवोल्यूशन भी आया था। देखो बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया, गोल्डन भी आया। उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 91 to 2012 doubtless horticulture is emerging as important mean of subsistence living in the rural areas, sustainable living in the rural areas. There has been significant rise in income level of farming families engaged in horticulture production. इसका मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर भी एक अच्छा सोर्स है फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट करने। तो ये फार्मर्स कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास आउटसाइड एग्रीकल्चर के लिए बेटा, कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज या कोटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सुनेंगे ध्यान से, नाम से क्लियर है, ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कहीं पर भी सेटअप हो जाए, लोकेशनली फ्लेक्सिबल होती है। इन इंडस्ट्री के अंदर काम क्या होता है? स्पिनिंग, डाइंग, ब्लीचिंग, वीविंग वाला काम होता है। इन इंडस्ट्रीज को वुमेन ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है। तो रूरल एरियाज के अंदर क्या होता है कि एग्रीकल्चर सीजनल है, जब ऑफ सीजन होता है, जब काम नहीं होता तो किसी को कोई काम मिल जाए वो कर लेते हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज वहां खोल दी जाए तो इनकम बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटी में बहुत सूट करता है। तो कोटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री has been traditional source of non-farm production activity in the rural areas. Traditionally, these industries have been dominated by activity like spinning, weaving, dyeing and bleaching. तो आप लोगों ने ये देखा कि इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कि एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए। या तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा दो सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग, या फिर अदर एक्टिविटी आप कर सकते हो। क्या क्या पढ़ा आपने उसके अंदर? लाइव स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्री। ये 4-5 सोर्स ऐसे हैं जिससे आपकी इनकम सप्लीमेंट हो जाएगी एग्रीकल्चर अगर ऑफ सीजन। उसके अलावा बेटा एक ऑप्शन हमारे पास और एक एग्जांपल दिया है, एक इनिशिएटिव था जो लिया गया गांव के अंदर। वो क्या था?
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑप्शन फॉर लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। क्या सोचते हैं आपके गांव के अंदर नहीं हो सकता? गांव के लोग भी कुछ पढ़े लिखे होते हैं, अगर उनको छोटा मोटा काम सिखा दिया जाए जो कंप्यूटर्स पे होता है, जैसे मेल है, फैक्स है, ईमेल की बात कर रहा हूं मैं, फैक्स है, फोटोकॉपी है, ये सारे काम उनको सिखा दिए जाएं, इनकम बढ़ सकती है। कुछ इन्फो कायोस्क, कुछ काउंटर, कुछ साइबर कैफेज की तरह कुछ खोल दिया गया, वहां पे काम सिखाया जाएगा, उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, एटलीस्ट छोटा मोटा काम वो कर सके हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, ऐसा हम कर सकते हैं। सुनेंगे ध्यान से। वी नो दैट आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज नॉलेज इकोनॉमी। आपको याद होगा बेटा 1990s में इंडिया के अंदर आईटी रेवोल्यूशन आया था, उसका फायदा उठाया गया। इट हाईलाइट्स द significance of human capital as important determinant of growth. Beyond the significance of physical and financial capital, consensus is emerging among the planners and politicians that in the 21st century, knowledge economy of India will spread its wing across rural areas also. Information technology is expected to play important role as an option for livelihood. क्या कर सकते हैं हम? Action program has already been taken an academy called Jamshedi Tata National Virtual Academy for Rural Prosperity. गांव के लोगों को सिखाने के लिए ये कमेटी सेटअप हुई, academy सेटअप हुई. This academy is to impart operational training to nearly 10 lakh rural people to run info kiosk. These kiosks are to be equipped with computers, scanners, printers, photocopiers. These are to provide services like emailing, video conferencing, transfer of documents through emails. Selling these services, operators, owners of kiosks are likely to make reasonable living. कुछ लोगों को पहले सिखाया गया, सिखाने के बाद बोला गया कि आप भी सिखाओ, गांव के अंदर खोलो सेंटर्स, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, लोग काम भी सीख जाएंगे, इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, कल को काम भी कर पाएंगे गांव के लोग, उनकी इनकम फिर बढ़ सकती है। तो ऐसी कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है और ये इनिशिएटिव लिया गया जमशेदी टाटा नाम से। Thus, every village will ultimately be a knowledge center where IT provides sustainable livelihood to rural people in India. उसके अलावा बेटा अब एक चैलेंज और बचा है हमारे पास, इमर्जिंग चैलेंज के अंदर लास्ट चैलेंज बचा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आप सब जानते हैं कि आज जो फार्मिंग होती है वो केमिकल फार्मिंग, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, पेट्रोलियम केमिकल डाले जाते हैं जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन जो हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? जिसमें केमिकल का यूज ना हो, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये सब ना डालना चाहिए, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कैसे कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस की हैं, सुनेंगे ध्यान से। ऑर्गेनिक फार्मिंग is a system of farming that relies upon the use of organic input for cultivation. Animal manures, compost are basic organic inputs. एक discard organic farming avoid करती है किसको? Chemical inputs को, chemical fertilizers को, insecticides को और pesticides को. However, it needs to be noted that discarding the use of chemical is not organic farming. Rather, it is a system of farming that focus on maintaining soil health. एक बात और भी है, सिर्फ हेल्दी फूड नहीं बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी आपको मेंटेन करनी लॉन्ग टाइम तक, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, केमिकल ज्यादा नहीं डालने चाहिए, इस पे फोकस करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस अलोंग विद इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, फायदे क्या हैं इसके, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करनी चाहिए कि इसमें एक तो यूज नहीं होता किसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। देखो बेटा, जो केमिकल्स बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, पेट्रोलियम केमिकल से बनते हैं और पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका यूज कम से कम होना चाहिए, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करते हैं। तो एडवांटेज क्या है, इनका यूज कम होगा तो ये बच जाएंगे रिसोर्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, पॉल्यूट नहीं करती है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके चलती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम डालेंगे, जब इरिगेशन होगी या मॉनसून अच्छा होगा, बारिश होगी, तो वो अल्टीमेटली कहां जाएंगे, रिवर्स के अंदर, पानी खराब होगा, हमारी हेल्थ को नुकसान है। तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल ना डाले जाएं, ऐसा इस पे फोकस किया जाता है। तो ऑन द अदर हैंड, pollute the groundwater by raising the nitrate content. Nitrate are health hazard and pollute the environment. Organic farming discard the use of chemical fertilizers. उसके अलावा organic farming is sustain soil fertility. Use of animal manures, compost help sustain soil fertility. मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाकर चलती है। अगर हम
एनिमल मैन्योर यूज करेंगे तो, रेदर देन केमिकल। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड erode soil fertility. Accordingly, organic farming is conducive to sustainable development of agriculture, while conventional farming is not. अब कन्वेंशनल फार्मिंग क्या है, जो आज की फार्मिंग है वो केमिकल पे फोकस करती है, उस पर जोर ज्यादा होता है, उससे लॉन्ग टाइम तक एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी। उसके अलावा फूड की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला फूड जो होता है वो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल फार्मिंग। रीसेंट स्टडीज हैव फाउंड दैट organically grown food is more nutritious than the food from chemical farming. Existing trends indicate that demand for organic food is trending up even when high prices constraining factor. आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत हाई है, फिर भी इनकी डिमांड है, उनको पता है कि हेल्दी होते हैं, हमारे लिए अच्छा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो इनएक्सपेंसिव भी होती है, केमिकल फर्टिलाइजर वाली फार्मिंग जो होती है बहुत महंगी होती है। तो इसका एक फायदा और भी है कि ये इनएक्सपेंसिव। Organic farming offer inexpensive farming to small and marginal farmers who constitute the bulk of farm population. हमारी कंट्री के ज्यादा से ज्यादा फार्मर जो हैं वो स्मॉल है, मार्जिनल होल्डर्स हैं, तो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, सस्ता पड़ेगा। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो HYV सीड वाली टेक्नोलॉजी है, महंगे सीड्स आते हैं, महंगे पड़ते हैं उनको, तो उसके अलावा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। नो सच पैकेज ऑफ एक्सपेंसिव इनपुट्स रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमें एक्सपेंसिव सीड्स नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए, तो इसके लिए अच्छा। उसके अलावा एक बात और समझ में आती है यहाँ पे कि अगर फार्मर्स कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, HYV सीड्स वाली फार्मिंग करते हैं जो महंगी होती है, उस प्रॉब्लम क्या आती है, HYV सीड्स का पैकेज बहुत महंगा होता है, उसके लिए महंगे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए और इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए। तो फार्मर्स को लोन्स लेने पड़ते हैं, फिर वो इनडेटनेस में हो जाते हैं, लोन में फंस जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन फार्मर्स को जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल होल्डर्स हैं, उनको कन्वेंशनल फार्मिंग की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज आपने देख ली, क्या क्या एडवांटेज है फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहली बात तो होती है हमारी कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज नहीं करती, रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करती है, जैसे कि एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट। उसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बनाकर चलती है क्योंकि केमिकल यूज यहाँ पे नहीं होता है। उसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड देती है और इनएक्सपेंसिव है, छोटे फार्मर्स के लिए सूट करती है। तो बेटा इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर दो चैलेंजेस थे, एक तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो दो तरीके से हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा दो या फिर अदर एक्टिविटीज को एक्सपैंड करो, जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या कोटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री। सेकंड चैलेंज था ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हमने पढ़ा। तो लिंगरिंग चैलेंजेस, इमर्जिंग चैलेंजेस दोनों हमने पढ़ लिए। तो सारे चैलेंजेस को हमने पढ़ा, उसके बाद देखा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स, क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, कुछ लिए भी गए। ये सब क्या है, ये सब रूरल डेवलपमेंट के लिए है या नहीं, इस चैप्टर का सेंस बनता है, इन सारे टॉपिक का सेंस बनता है कि सारे टॉपिक ये दिखा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट कैसे की जाती है। तो होती क्या, एक्शन प्लान कैसा था, ये प्लान था। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर टोटल मेरे पास 17 क्वेश्चन, सर तो 17 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है कि आज डेवलपमेंट कर रहे हो, अच्छी बात, अगर आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी डेवलपमेंट चाहिए तो आपको आज ऐसे रिसोर्स यूज करने हैं कि कल के लिए बच जाए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वैसा ही करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करती है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बोलती है कि आप ऐसे रिसोर्स यूज करो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, कल की जनरेशन भी यूज कर पाएंगी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा, हाउ इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। आप लोगों ने पढ़ा कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप कर लो, ये क्या होता है, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है कि आप क्रॉप फार्मिंग के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो एग्रीकल्चर से अलग है, नॉन फार्म। तो ऑब्वियस दोनों अलग 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 हो गए।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या था? शिफ्ट फ्रॉम मोनो यानी सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या था? कि शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग। दोनों अलग अलग बातें हैं, सिंपल क्वेश्चन। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, हाउ ग्रेडिंग ऑफ आउटपुट रेज रेवेन्यू ऑफ फार्मर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, फार्म है, क्रॉप है, उससे इनकम ज्यादा आएगी। जो कम क्वालिटी वाला है उससे कम आएगी। ग्रेडिंग करनी चाहिए। तो ग्रेडिंग ऑफ आउटपुट रेफर्स टू डिवीजन ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। हाई क्वालिटी हाई रेवेन्यू, लो क्वालिटी लो रेवेन्यू। उसके अलावा इंडिया हैज एन एज ओवर अदर कंट्रीज इन द अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा हो सकती है, बताओ कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज करते हैं हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां मशीन का यूज ज्यादा नहीं है। इंडिया हैज एन एज बिकॉज इट हैज अबाउंडेंस ऑफ लेबर सप्लाई। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड अपॉन कैटल मेन्योर। मेन्योर यूज होती है काउ डंग वाली मेन्योर, और इंडिया में भगवान की दया से कैटल फार्मिंग बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में ह्यूज सोर्स हैं इस चीज के, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी हो सकती है। उसके अलावा बेटा बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, इन सबको ध्यान से पढ़ें आप। अच्छे क्वेश्चन है, जहां डाउट आएगा आप मुझसे पूछिएगा। 17 क्वेश्चन आर देयर, अच्छे से करो, डाउट लो। इस चैप्टर को करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे बेटा। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।